नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमने इस चैनल पर केसी श्रीवास्तव की पुस्तक स्टार्ट की हुई है जो इम्पोर्टेंट है आपके सभी स्टेट के पीजीटी के लिए, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और साथ के साथ ईएमआरएस के लिए और यूजीसी नेट के लिए भी। प्राचीन भारत के लिए ये पुस्तक अपने आप में एक रामबाण है, यानी आपके 95% क्वेश्चन प्राचीन भारत के यहीं से कवर हो जाएंगे। इसमें हमारा थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा आदि इतिहास में धातु काल का प्रारंभ, यानी कैसे इंसान ने पत्थरों से लेकर के फिर आपके तांबा, कांसा और लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। हमने यहाँ पर बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके निशान बहुत पुराने हैं, जो हमें अतीत में बहुत पीछे लेकर के चले जाते हैं। जो सभ्यता या तो मिस्र या मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी गई, लेकिन फिर बाद में हमें जो सबूत मिले तो हमने देखा कि ये सभ्यता कहीं ज्यादा उससे आगे की सभ्यता थी, कहीं ज्यादा उससे विकसित सभ्यता थी। तो आज हम इसी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं और अतीत के बहुत ही गहरे और दिलचस्प समय की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें कम से कम भी 1,500 या 2,000 साल पीछे जाना पड़ेगा। इसमें है, अब देखिएगा, चलिए आज हम बात करेंगे कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में आपस में मतभेद है। क्या ये सभ्यता हमारी भारत की ही से ही उत्पन्न हुई है या कहीं बाहर से आई है, इसी बारे में एक गहरी चर्चा करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संस्कृति है इसमें कई सारे राज हमारे दफन हैं। इसी में ही हम आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव के बारे में। अगर हम इस सभ्यता के बारे में देखेंगे तो यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम फैली हुई थी। उस उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका विस्तार 1600 किलोमीटर है। यानी इस सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो पाकिस्तान के रहमान डेरी और जो दक्षिणी सीमा है वो गुजरात के भोगनगर तक सीमित है और इनमें आपस में 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी दूरी है। इसी प्रकार पूर्व में है आलमगीरपुर मेरठ और पश्चिम में है सुतका गंडोर। इनमें भी आपस में 1600 किलोमीटर की दूरी है। तो यानी कि ये उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर फैली है। इस सभ्यता के लगभग 2000 से 2500 तक स्थलों की खोज की जा चुकी है। मतलब इस सभ्यता से रिलेटेड हमें सैकड़ों स्थल मिल चुके हैं। यह बहुत ही गजब की बात है। सैकड़ों क्या, हजारों स्थल हमें यहाँ से मिल चुके हैं और उनमें कमाल की बात हमें यह देखने को मिलती है कि उन सब में एक रूपता है। एक रूपता मतलब नगर नियोजन, बर्तन, वजन माप की प्रणाली, ये सब हमें एक जैसे ही देखने को मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद कोई सेंट्रल प्लानिंग रही होगी। यानी ये बलूचिस्तान और पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, इन सब में फैले हुए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र और मेसोपोटामिया की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। मतलब हम देखें कि ये जो इसके अवशेष मिले हैं ये हमें बहुत ही ज्यादा विकसित अवस्था में मिले हैं। अगर हम इसको बात को गहराई से देखें तो हमें ये कोई शुरुआती चरण देखने को नहीं मिलता है। मतलब ना ही हमें इसकी कोई कर्मिक सभ्यता देखने को मिलती है, बल्कि हम देखते हैं हमें इसके जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ निशान देखने को मिलते हैं। यानी कि कभी तो हमें मतलब पंजाब से हमें कुछ और जगह मिल जाती है, यानी वो किसी और विकसित अवस्था में थी। फिर हम जा करके देखते हैं जम्मू में, वहां पर हमें इस सभ्यता के कुछ और विकसित अवस्था में देखने को मिल जाती है। तो ये क्या है कि अलग अलग जगह से हमें ये सभ्यता मिली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये सभ्यता, ये हमें सभ्यता किसी एक छोटी मोटी जगह से नहीं मिली है, बल्कि जितना मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर के क्षेत्रफल बनता था ये उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक बड़ी मिना में देखने को मिलती है। इसके कई स्थलों से प्राप्त तत्वों में केवल समता ही रही वरन एक रूपता भी है। मतलब ये सभी नगरीय और कांस्ययुगीन सभ्यता का बोध कराते हैं। नगर योजना, मर्द भंड कला, भार और माप की प्रणाली, अन्य बातों में एक अद्भुत समानता हमें दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर कुछ समानताएं मिली हैं। अब हम देखें कि अब अगर हम उत्पत्ति के बारे में बात करें तो उत्पत्ति यानी इसकी जो हमारी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे मैंने आपको बताया है कि
ये हमें जहां से भी इसके अवशेष मिले हैं वो एक विकसित अवस्था में ही मिले हैं। मतलब कोई शुरुआती चरण या फिर कोई हमें कर्मिक विकास नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें यह सब देखने से लगता है कि पता नहीं ये सभ्यता अचानक से ही प्रकट हुई हो गई है क्या, क्योंकि हमें इसके हर जगह से एक विकसित अवस्था में ही प्रमाण मिले हैं। अब इसकी उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में अलग अलग मत है। चलिए बात करते हैं अलग अलग विद्वानों के बारे में। आश्चर्य एवं खेद का विषय है कि इतनी विस्तृत सभ्यता होने के बावजूद भी इस सभ्यता के उद्भव और विकास के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद है। अभी तक की खोजों से इस प्रश्न पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ सका है। कारण है कि सभ्यता के अवशेष जहां भी कहीं मिले हैं अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में ही मिले हैं। अब हम बात करें जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर आदि पुरातत्ववादियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया है, इन्होंने अपना ये विचार दिया है कि शायद ये जो सभ्यता होगी ये या तो मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता का ही एक शाखा है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जैसे सुमेरियन सभ्यता थी और मेसोपोटामिया ये उसी की एक ब्रांच है। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा? शायद हो सकता है कि इन्होंने कुछ खोज की होगी और खोज करने पर इन्हें दोनों सभ्यताओं में आपस में कुछ समानताएं देखने को मिली होंगी। हालांकि ये समानताएं अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ी ऊपरी ही समानताएं थी, जैसे कि दोनों शहरी थी, दोनों में ही कांसे और तांबे का इस्तेमाल हुआ था, जो ईंटों के घर थे, चाक पर बने हुए बर्तन मिले थे, लिपि का ज्ञान था। ठीक है, तो इस तरह की ऊपरी समानता इन दोनों ने देखी थी। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न यह खड़ा होगा कि मतलब क्या ये सच में ही ये जो बात इन्होंने जो अपनी धारणा रखी है क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है? तो जब हम ज्यादा गहराई में जाएंगे तो तब हमें देखने को मिलेगा कि इनमें समानता नहीं थी बल्कि और भी बहुत ज्यादा अंतर थे। अभी मैं अंतर आपको गिनाऊंगी, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने विद्वान है इन्होंने ये वाली बात कही कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से ही हुई है। इन्होंने कहा है कि जो सुमेरियन सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीनतम है। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, जैसे दोनों नगरीय थी, दोनों के निवासी कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का भी उपयोग करते थे। मतलब कांसे और तांबे के साथ साथ पत्थर के लघु उपकरणों का भी। दोनों के जो भवन थे वो कच्ची तथा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे और दोनों को ही लिपि का ज्ञान था। उपयुक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश यानी कॉलोनी बताया। लेकिन जब हमने गहराई से विचार किया तो हमें यहाँ पर ये जो इन्होंने तर्क दिए थे तर्कसंगत नहीं प्रतीत होते। यही कारण है कि दोनों सभ्यताओं में इन बाह्य समानताओं के होते हुए भी कुछ मौलिक विषमताएं हमें देखने को मिलती है, जिनकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। यानी जब हमने ज्यादा गहराई से तत्वों को यानी कि जो हमारे पास तथ्य थे ज्यादा गहराई से हमने तब उनको नापा तो हमने देखा कि इनमें बहुत अधिक अंतर हमें देखने को मिले। जैसे कि अब हमने देखा कि इनमें जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। जब हम देखेंगे नगर योजनाओं में भी बहुत अधिक अंतर मिलेगा, क्योंकि ये सुमेर से कहीं अधिक ज्यादा प्लान हमें मिलेगी, यानी कि प्लानिंग के तहत बनाई गई थी। इसमें ग्रिड सिस्टम भी था। उनके जो बर्तन और औजार थे वो भी, जैसे कि खासकर उनकी मोहरे वगैरह, वो भी काफी अलग थी। उनकी जो बनावट थी उन पर मतलब जैसे कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता की जो हमें मोहरे मिली है तो उन पर हमें अधिकतर ज्यादा चित्र मिलते हैं जो बहुत अधिक यूनिक थे और बहुत ज्यादा देखने को हमें अलग ही प्रतीत होते हैं। अगर हम दोनों की लिपियां भी देखेंगे तो भी हमें लिपि दोनों की अलग देखने को मिलती है। जैसे अगर हम सुमेरियन की बात करेंगे तो उसमें कम से कम भी 900 अक्षर थे और शायद कील के जैसी थी। वही हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो उसमें 400 निशान दिखाई देंगे हमें और वो चित्रात्मक दिखाई देगी। तो यानी कि अब अगर हम ये कहें कि ये जो सभ्यता है हमारी सुमेरन से आई है तो ये वाली बात बिल्कुल कहना गलत होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब इन्होंने क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता की नगर योजना सुमेरियन सभ्यता की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित थी। दोनों के बर्तन, उपकरण, मूर्तियां, मोहरी, आकार प्रकार में काफी भिन्नता थी। यह सही है कि दोनों की सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन था, किंतु दोनों ही लिपियां परस्पर भिन्न है। जैसे सुमेरियन लिपि है उसमें 900 अक्षर है, वही सिंधु में 400 अक्षर है। इन विभिन्नताओं के कारण दोनों सभ्यताओं को समान मानना मतलब तर्कसंगत नहीं होगा। यह मत उस समय प्रतिपादित किया गया जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राक हड़प्पाई सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान हमें नहीं था। मतलब हमें हड़प्पा से जो पहले के जो हमें वो थे अवशेष है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, तो इन्होंने ये वाला मत दिया तो सबने ये वाला मत मान लिया। किंतु अब इस क्षेत्र में प्राक हड़प्पाई प्रस्थल से
प्रचुर सामग्रियों के मिल जाने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सैंधव सभ्यता की जड़ें भारत भूमि में ही जमी थी और उसके लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी। तो समझ गए ना ये वाली बात। यानी कि खासकर जब हमें भारत में ये हड़प्पा से पहली संस्कृति मिलने लगी, जैसे मेहरगढ़ वगैरह में, तो हमें ये लगा कि अरे ये तो जड़ें भारत में पहले से ही थी। यानी यह जरूरी नहीं है कि हम सुमेरियन सभ्यता की ही एक कॉलोनी है। ठीक है, यह पूर्वगामी संस्कृतियों के कर्मिक विकास का परिणाम है, जिसके तार मेहरगढ़ के नवपाषाण कालिक स्थल से जुड़े हैं। अतः हम सैंधव सभ्यता को सुमेरियन उपनिवेशीकरण का परिणाम नहीं कह सकते। अब देखिएगा, अब यानी कि हमारा एक पहला जो हमारा मानना था कि ये हमारी जो मेसोपोटामिया और जो हमारी सुमेरियन सभ्यता है उसका एक पार्ट है, तो वो बिल्कुल विचार यहाँ पर खंडित हो जाता है, क्योंकि भारत में उस सभ्यता से भी कई हजारों साल पहले सभ्यता के हमें प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, यानी दूसरी जो हमारा विचार है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा सेकंड थ्योरी होगी, यानी कि जो दूसरा विचार है, उसमें हमारा यह है कि जो हमारी सभ्यता है इसकी तुलना वैदिक आर्यों की तुलना से की गई है। यानी कि हमें यह बताया गया है कि जो इसके निर्माता है वो ऋग्वैदिक आर्य है। अगर हम राव के अनुसार सिंधु सभ्यता के विकास का श्रेय उस संस्कृति को दिया जा सकता है जो कालक्रम की दृष्टि से चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, उसालकर और एस.आर. राव। इन विद्वानों ने क्या बताया है, ये इन्होंने माना है कि जो वैदिक आर्य थे वो ही इस सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, परंतु अगर हम देखें अनेक विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार दोनों ही सभ्यताओं के रीति रिवाजों, धार्मिक तथा आर्थिक परंपराओं में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो यानी कि अब अगर हम बात करते हैं, ये जो एक विचार है ये जितना महत्वपूर्ण है ये उतना ही विवादास्पद भी है, क्योंकि आम धारणा तो अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि जो आर्यन सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, कृषि पर आधारित थी, और जो सिंधु सभ्यता है जो हमें इसके प्रमाण देखने को मिले हैं वो शहरी है और व्यापार वाली है। अगर हम देखें जो वैदिक लोग थे वो तो लोहे से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इसी तरह से हम बात करें धर्म और रीति रिवाज की, तो वैदिक में इंद्र और वरुण की पूजा का हमें उल्लेख मिलता है, यज्ञों का महत्व देखने को मिलता है और मूर्ति पूजा का विरोध मिलता है। इसके विपरीत अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हमें वहां से माता देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मोहर मिली है और लिंग पूजा के संकेत भी मिले हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि वो लोग तो मूर्ति पूजा करते थे। यानी कि अगर हम देखें तो हमें जो रीति रिवाज वगैरह में भी कुछ फर्क देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम घोड़ों वगैरह की बात करें तो घोड़ा जो था वो आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जबकि सिंधु मोहर पर अगर हम बात करें तो हमें बैल के अधिक ज्यादा निशान देखने को मिलते हैं। हालांकि घोड़े के अवशेष तो हमें वहां से मिले हैं, जैसे कि सुरकोटदा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, पर वो कितने निर्णायक हैं यह अभी हमें नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अभी इस बात पर अभी बहस चल रही है कि क्या वहां पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीजों से बात करें तो मतलब हम देखते हैं कि अगर हम देखें कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री, कुसालकर और एस.आर. राव का, तो ये लोग तो ये मानते हैं कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी ये ऋग्वेद से ही आई है। लेकिन अगर हम बात करें शायद गहराई में ज्यादा जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये तस्वीर शायद उतनी भी ज्यादा सीधी नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान होंगे जैसे जी.सी. पांडे वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने एक अलग ही अपने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि समानताएं हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि नहीं भाई इनमें समानताएं नहीं है, इनमें बहुत सारे अंतर हैं, तो वो देख लीजिए अंतर। इन्होंने कहा है, देखिए वही जो मैंने अभी समझाया है कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण है और कृषि प्रधान है, जबकि सैंधव नगरीय और व्यवसाय वाली है। आर्यों के मकान घास फूस और बांस के हैं, जबकि इन लोगों के पक्की ईंटों के हैं। इन्होंने कहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग तो केवल पाषाण और कांस्य यानी कांस्य युगीन सभ्यता है, और जो ऋग्वैदिक लोग हैं वो लोहे का ज्ञान था ऋग्वैदिक लोगों को। जो वैदिक आर्य हैं वो इंद्र वरुण आदि देवताओं को मानते थे, यज्ञ करते थे, लिंग पूजा करते थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वहीं सैंधव लोगों ने माता देवी और शिव के पूजक थे और लिंग की पूजा करते थे, साथ के साथ मूर्ति पूजन के समर्थक थे। आर्यों का प्रिय पशु अश्व यानी घोड़ा था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे, किंतु सैंधव लोग अश्व से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग व्याघ्र तथा हाथी से भी परिचित थे, क्योंकि उनकी मुद्राओं पर हमें इन पशुओं का अंकन मिला है। इसके विपरीत वैदिक आर्य जो थे उन्हें इनका ज्ञान नहीं था। आर्यों के धार्मिक जीवन में गाय की महत्वता थी, जिसे कि अगण्य कहा गया है। इसके विपरीत सैंधव लोग बैल की पूजा करते थे। सैंधव निवासियों के पास अपनी एक लिपि थी, जबकि आर्य लिपि से परिचित नहीं थे, यानी उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी।
तो यह प्रस्तावना नितांत तथ्यहीन है कि सिंधु सभ्यता नागर एवं शास्त्र थी तथा वैदिक सभ्यता ग्रामीण पशुचारी और निरक्षर है। डॉक्टर जीसी पांडे हैं जो, उन्होंने हाल ही में अपने एक ग्रंथ प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने एक वाली बात बताई है कि ऋग संहिता में कम से कम भी 85 बार पुर का उल्लेख हुआ है। यानी कि वो जीसी पांडे ने इशारा किया है कि ऋग्वेद में जो पुर यानी जो शहर है यानी जो किला है उसका जिक्र कई बार आया है। और ठीक है, तो उससे हम ना ही हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह शहरी थी, ठीक है, और उसमें मतलब उसमें भी क्या था, उसका उसकी भी ग्रामीण पहलू थे। ठीक है, फिर अगर हम लोथल कालीबंगन इन सब से बात करें तो हमें यज्ञ वेदी जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो यह कहना कि दोनों बिल्कुल अलग थे वो भी हम नहीं मान सकते। यानी अगर हम ये कहें कि दोनों बिल्कुल समान थे, हम उस बात पर विश्वास नहीं कर सकते, और हम ये वाली बात कहें कि दोनों बिल्कुल अलग थे, हम उस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अभी तक ये एक उलझी हुई गुत्थी के समान है और इन पर अभी शायद एक बहुत अधिक शोध की जरूरत है। तो इन्होंने कहा है कि कम से कम 85 बार पुर का उल्लेख हुआ है, जबकि जो ग्राम है वो 9 बार तथा ग्राम में 1 बार आता है। न तो हड़प्पा सभ्यता मात्र नागरिक थी और न वैदिक सभ्यता मात्र पशुपालक यानी घूमने वाले जीवन की तरह ही थी। दोनों ही सभ्यता देश काल में विस्तार और प्राविधिक विकास की दृष्टि से समान है। स्थूल रूप से उनमें एक ही विशाल सभ्यता के विविध पक्ष प्रदेश अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। वेदों में लेखन परंपरा के अभाव का कारण यह नहीं है कि आर्य लिपि से अपरिचित थे। इतना विस्तृत ग्रंथ व्याकरण मानक भाषा बिना लिपि के संभव नहीं है। वेद रचना निरक्षर समाज में नहीं हुई है। लिपि के अभाव का कारण यह है कि रहस्यात्मक परम ज्ञान के लिए लेखन उपयोगी न होकर बाधक माना गया है। ठीक है, और जहां तक मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि का संबंध है, हड़प्पा सभ्यता में इनका प्रचलन भी असंदिग्ध रूप से नहीं सिद्ध किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि लोथल कालीबंगन आदि कुछ संदर्भ स्थलों से हमें यज्ञवेदी मिली है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने हुए घोड़े की मूर्तियां और ये सब मिली है। लोथल के घोड़े का दाएं ऊपरी चौगड़ भी मिलता है जिसके दांत बिल्कुल हमें आधुनिक विश्व के दांत के जैसे ही मिलते हैं। तो हम देखिएगा ये काफी सारी हमारे यहाँ समानताएं हैं और काफी सारी असमानताएं हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारी थर्ड थ्योरी आती है। थर्ड थ्योरी की हम बात करें तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो हमारी सभ्यता है क्या ये भारत की ही पैदाइश है या फिर हमारी कहीं बाहर से आई है। देखिए आजकल जो ज्यादातर विशेषज्ञ है वो यही मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का विकास है वो यहाँ से पहले से ही मौजूद ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से धीरे धीरे हुआ है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति मतलब वे संस्कृतियां जो पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी करने लगी थी। यानी कि बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान में जैसे आमरी, कोदजी और कालीबंगन, कुल्ली कई ऐसी बस्तियां मिली हैं जो हड़प्पा से भी पहले की है ना। और मतलब हम देखें कि हमें इनसे खेती, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन इन सबको बनाने के सबूत मिले हैं। तो यानी खास बात यह है कि कोदजी, कालीबंगन, बनावली जैसे शहरों का हड़प्पा काल से ठीक पहले के लेवल में हमें शहरीकरण की शुरुआत देखने को मिल जाती है। जैसे हम किलेबंदी, नगर नियोजन, ठीक है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल, बड़े बड़े अन्न भंडार, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर हम ये सब देखेंगे तो हमें यह लगता है कि ये जो सब है इनकी शुरुआत भारत से ही हुई है, यानी इन्हें हमें भारत से बाहर लाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।